नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी को और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी को। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, देखिए प्रसाद जी का जीवन परिचय जो है वो अपनों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। सामान्यतः अपनों ने देखा कि इनके जीवन में विकट परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियां थी। उसके बाद भी इन्होंने स्वाध्याय के बल पर अपने आप को साहित्य में इतना उच्च पदस्थ स्थापित किया था। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान है वो अप्रतिम माना जाता है। अविस्मरणीय योगदान इनका साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में एक सम्माननीय व्यक्तित्व माने जाते हैं। देखिए इनके बारे में कल मैंने कुछ बातें बताई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई थी वो ये थी कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक सवैये की रचना कर दी थी। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि सवैया एक छंद होता है। तो 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैये की रचना की थी जो ब्रज भाषा में की थी और जो किस नाम से की थी, कलाधर के नाम से की थी। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि साहित्य में कलाधर के नाम से या कलाधर उपनाम से रचना कौन करता था, तो वे ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही थे। इसके साथ साथ एक चीज और बताऊं, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कामायनी नामक महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी। 1937 में ये महाकाव्य इन्होंने रचा था और लगभग 15 सर्गों में ये विभक्त था। तो जो कामायनी महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी, उस महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक या मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। अर्थात मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इनके जीवन काल से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ये था इनका जीवन परिचय। और जीवन परिचय के बाद आपके सिलेबस में जो इनके द्वारा रचित कहानी चलती है उसकी बात करेंगे। देखिए इनके द्वारा रचित मधुआ कहानी जो है आपके सिलेबस में चलती है। देखिए सामान्य एक बात बताती हूं, कहानी शुरू अपन बाद में करेंगे, पहले एक चीज बताती हूं। आपने वो गाना तो सुना होगा, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, तो खाओ पियो ऐश करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लो। देखिए एक पल भी यदि खुशी का मिलता है, एक पल भी यदि सुख का मिलता है तो उसे एंजॉय करो, उसे जियो, जी भर कर जियो। क्यों? क्योंकि जो लंबा दुखपूर्ण जीवन है ना, उसको भुलाने के लिए एक खुशी का पल ही काफी है। और यहां तक कि एक खुशी का जिया हुआ पल उस पल की जो खुमारी का शाब्दिक अर्थ होता है नशा, उसमें जो बहुत लंबे टाइम का दुखपूर्ण जीवन है उसको भी भुलाया जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, आपके अपने जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। तो देखिए कहां पर कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, अपन यहां पर पढ़ते हैं। देखिए कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है। एक व्यक्ति है, अब मैं बताऊंगी नहीं कौन है कैसा है, आप खुद अंदाजा लगाएंगे। 7 दिन हुए साहब, पीने की तो कौन कहे, छुआ तक नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि ये बात कौन बोल सकता है। देखिए ये एक शराबी है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 दिन हो गए। 7 दिन किस चीज के हो गए, पीने की तो दूर की बात है, छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। तो ये बात है वो कह रहा है, किसे कह रहा है, देखिए ठाकुर सरदार साहब को, ठाकुर सरदार साहब को ये बात कह रहा है। और कह कौन रहा है, शराबी कह रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। साहब
7 दिन हुए, पीने की तो कौन कहे, छुआ तक नहीं। तो सरदार साहब कहते हैं रहने दे, झूठ मत बोल, तेरे कपड़ों से अभी भी महक आ रही है। महक का मतलब होता है गंध आ रही है। अब गंध अच्छी है या बुरी, उसमें उपसर्ग लगाकर अपन बताते हैं। यदि सुगंध है तो बहुत अच्छी वाली है और दुर्गंध है तो बहुत बुरी वाली है। तो सरदार साहब यूं कहते हैं कि तेरे कपड़ों से अभी भी महक आ रही है। किसकी महक आ रही है, शराब की महक आ रही है। तो तेरे कपड़ों से अभी भी जो शराब की महक आ रही है वो क्या है, झूठ क्यों बोल रहा है। तो फिर धीरे से वह मतलब एकदम से अटक जाता, वह तो साहब 7 दिन पहले की बात है, उड़ेल रहा था गिलास में और हाथ हिला तो कपड़ों पे गिर गई। अब यहाँ पर बात देखो, बहाने देखो, उड़ेल रहा था, गिलास में डाल रहा था तो हाथ हिला, कपड़ों पर गिर गई। अब महक जो आ रही है ना उसी की वजह से आ रही है। मैंने पी नहीं 7 दिन से, सच में वो 7 दिन पहले कपड़ों पर गिर गई थी और सच में कपड़ों पर गिर गई तो नशा भी नहीं आया क्योंकि पेट में नहीं गई, पी नहीं। तो इस प्रकार की बात जब करता है तो सरदार साहब हंसते हैं और हंसते हुए यूं कहते हैं कि अच्छा ये बात है। अब देखिए सरदार साहब कौन है और शराबी कौन है। यहां पर मैं बता देती हूं कि सरदार साहब का लखनऊ में बेटा अध्ययन कर रहा है और प्राचीन काल में जो ठाकुर लोग होते थे उनके जो बेटे होते थे, और वैसे भी आज भी राजपूतों में कुंवर साहब बोला जाता है, कुंवर साहब। तो इनका जो कुंवर है, इनके जो बेटे हैं वो लखनऊ में रह रहे हैं, अध्ययन के लिए रह रहे हैं, और ठाकुर सरदार साहब भी कभी कभार यहाँ पर बेटे के पास आकर रहते हैं। ये कहानी सुनने के बड़े शौकीन है, इन्हें कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। अब ढूंढते ढूंढते ये शराबी इन्हें मिला जो अक्सर सुबह दोपहर शाम को कभी भी आ जाता है, कहानी सुनाकर इनका मनोरंजन करता है। और कहानी सुनाकर जैसे ही मनोरंजन करता है ये हमेशा इसको क्या करते हैं, 1 रुपया दे देते हैं और 1 रुपया से इसका खाना पीना चल जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो ये एक शराबी है जो मनोरंजक कहानियां सुनाकर सरदार साहब का मनोरंजन करता है। बड़ी लच्छेदार और रसीली कहानियां ये सुनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात शुरू हुई कुछ इस प्रकार से, शराबी बोल रहा था। अब यहाँ पर मंच पर यह कहानी है तो मंच तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर बात किस किस के बीच में हो रही है, शराबी और ठाकुर सरदार साहब। ठाकुर सरदार साहब, अब ये दोनों आपस में बात करें। बातें किस प्रकार से होती है, पहले की बातें मैंने बता दी। साहब 7 दिन हो गए, पीना तो दूर की बात है, छुआ तक नहीं। ये कहते हैं क्यों झूठ बोल रहा है, कपड़ों से महक आ रही है। तो ये कहता है नहीं साहब, वो तो उड़ेल रहा था, इस वजह से कपड़ों पे गिर गई तो इसलिए कपड़ों से महक है वो आ रही है। ठाकुर साहब हंसते हैं और हंसते हुए फिर यूं कहते हैं क्यों, आज तो खूब पिएगा ना, आज तो पिएगा ना। तो जैसे ही सरदार साहब ऐसे कहते हैं कि आज तो पिएगा ना, वैसे ही शराबी कहता है आज तो जितनी मिलेगी सब पीऊंगा, पूरी की पूरी खत्म कर दूंगा, जी भर के पीऊंगा। समस्या ये है कि सरदार साहब यहाँ पे हमेशा नहीं रहते, तो ये कभी कभार आते हैं। तो कभी कभार आते हैं तो शराबी का काम कभी कभार ही चलता होगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं से ही इसकी पैसे की आमदनी होती है, जिससे ये पीता है, खाना खाता है। तो इसलिए ठाकुर साहब आज आए हुए हैं, आज शराबी इनको कहानी सुनाएगा, पैसे मिलेगा तो ये कह रहा है, पैसा मिलेगा तो ये कह रहा है कि आज तो मैं जी भर कर पीऊंगा। तो फिर ठाकुर साहब हंसते हैं कि ये अच्छी बात है। तो फिर यूं कह रहा है कि ठाकुर सरदार साहब कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब भूखा रह लेगा, पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं खाएगा, लेकिन आज जब पैसा आ रहा है तब पीने की सोच रहा है, ये तेरी अच्छी बात है। तब शराबी यूं कहता है साहब, एक पल की खुशी तो लंबे दुख से भी बढ़कर होती है, और जो एक पल की खुशी है उसकी खुमारी पर तो लंबा दुख भी भुलाया जा सकता है। एक पल की खुशी के नशे पर, खुमारी का मैंने मतलब बताया था, नशे पर लंबा दुख भी भुलाया जा सकता है। तो ये जब बात कहते हैं तो ठाकुर साहब फिर हंसते हैं और फिर यूं कहते हैं कि अच्छा बताओ आज तुमने क्या किया, आज सुबह से क्या किया।
क्योंकि अब शाम हो रखी है और शाम के समय शराबी ठाकुर साहब के पास आया। तो कि सुबह से क्या किया? अच्छा सुबह क्या सुनोगे, चलो बता ही देता हूं। आज सुबह मैंने क्या किया, देखिए सुबह तो उठने का ही मन नहीं किया। मैं और सूरज दोनों मुंह ढके पड़े रहे। अब सूरज कैसे मुंह ढका पड़ा? क्योंकि कोहरा छाया हुआ था। देखिए सर्दी के मौसम में अपने यहाँ धुंध आती है तो कोहरा पड़ता है, तो कोहरे से सुबह सुबह का सूरज है वो स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे लगता है कि उसका मुंह हल्का हुआ ढका हुआ है, उसकी रोशनी बहुत तेज नहीं होती। तो इसलिए कह रहा था कि मैं भी कंबल ओढ़े पड़ा था, मेरे भी मुंह पे कंबल था और सूरज के मुख पर भी कंबल था। हम दोनों के दोनों है वो मुंह छुपाए पड़े थे। तो बाद में जाकर, बाद में कब? जब लगभग 12 बजे के बाद का समय हुआ तब जाकर उठा। और जैसे ही उठा ना, तब दांत है वो दांत चना चबाने के लिए मना कर रहे थे। चना चबाने के लिए मना कर रहे थे। मुश्किल से उठकर हाथ मुंह धोया। मुश्किल से उठकर हाथ मुंह क्यों धोया? क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है पीने के लिए, आज भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ सोचकर और मुश्किल से उठकर हाथ मुंह धोए। हाथ मुंह धोकर और यूं सोचा कुछ खाया जाए। क्या खाया जाए? चने ही खा लेते हैं। तो दांतों ने मना कर दिया। दांतों का मन नहीं था तो वो चना चबाने के लिए मना कर रहे थे। तो फिर गया बाहर और जाकर परांठे वाले से परांठा लिया और परांठा धीरे धीरे करके चबाने लगा और पास में बैठ के, सिगड़ी के पास बैठकर अपने आप को सेंकने लगा। अब परांठा धीरे धीरे क्यों चबा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो भरपेट ज्यादा जल्दी जल्दी खा नहीं सकता, तो इसलिए धीरे धीरे चबा रहा था और उसके बाद वहां पर सेकता रहा। फिर वहां से खड़ा होकर गोमती के किनारे गया। गोमती, वहां पर नदी बहती है लखनऊ के आसपास। तो गोमती के किनारे गया। वहां काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो बूंदे गिरने लगी मतलब हल्की हल्की बरसात होने लगी। जब बूंदे गिरने लगी तो दौड़कर यहाँ पर आपके पास से आ गया। अब यहाँ पर इसने पूरी दिनचर्या बता दी कि बूंदे गिरने लगी तो शाम को दौड़कर मैं आपके पास यहाँ पे आ गया कि अच्छा ये बात थी, ये किया तुमने। तो मुझे एक बात बता, तुम और ये जो सूरज है वो दोनों मुंह ढके सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? कारण क्या था? मुंह ढके क्यों सो रहे थे? तो फिर शराबी यूं कह रहा है कि करें भी क्या, उठकर क्या करते? पता था ठंड पड़ रही है और फिर खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए है वो सोता रहा। फिर ठाकुर साहब एक नई दिशा की तरफ अपनी बात को मोड़ते हैं और नई दिशा की तरफ, अब यहां तक अपनों ने बात की है सिर्फ शराबी के एक दिन की, जिस दिन शाम को वह ठाकुर साहब के पास है और उस दिन सुबह उसने क्या किया, उसकी दिनचर्या कैसी रही, उसके बारे में बात की। अब इनके बीच में क्या बातें होती है? ठाकुर साहब यूं कहते हैं शराबी को कि अच्छा तुमने एक गडरिये वाली कहानी सुनाई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शराबी कहानी सुनाता था, कि तुमने एक गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, गडरिये वाले की कहानी सुनाई थी। अब पहले कोई गडरिये वाले की कहानी है जो ठाकुर साहब को शराबी सुना चुका है, उसके बारे में ठाकुर साहब बात कर रहे हैं कि तुमने जो वो कहानी सुनाई थी ना, उसमें जो आसफुद्दौला था, आसफुद्दौला, जिसने उस गरीब लड़की की झोली को भुने हुए भुट्टे के दाने, भुट्टे अपन मकई को बोलते हैं, तो मकई के जो दाने भुने हुए थे जो इसने झोली में भर रखे थे, तो वो दाने तो उसने खुद ने ले लिया और उसके बदले मोतियों से उसकी झोली को भर दिया था। तो सरदार साहब कहते हैं अच्छा तुमने उस दिन गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, उस कहानी में आसफुद्दौला ने लड़की की झोली को भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वो सच था? तो शराबी यूं कहता है कि हाँ साहब, और वो लड़की भी है ना, लड़की भी
उन दानों को, किसके दानों को, मोती के दानों को, मोती के दानों को चुन चुन कर, चबा चबा कर और मुंह से फेंक रही थी, क्योंकि कोई स्वाद नहीं आ रहा था, तो वो भी चबा चबा कर फेंक रही थी। अक्सर बड़े लोग छोटे लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव कर दिया करते हैं। एक बार भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी के साथ ऐसा भेदभाव किया था। इस बात का क्या मतलब है, समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।